students, today's subject is constitutional law, in which I am discussing with you for few last days an overview of important constitutional amendments. In the continuance of the said topic, till my last class I have discussed with you about the 44th constitutional amendment. I discussed with you the importance of the 44th Constitution Amendment. Number 1 was the provisions of the Constitutional Amendment of the 42nd was amended by the 44th Constitution Amendment, which gives the power of the directive principles to overrule the fundamental rights. राइट तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो सबसे पहला मेजर चेंज हुआ वो हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन ने नीति निदेशक तत्वों को जब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अधिभावी प्रभाव प्रदान कर दिया था तो इसको दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया और कहा गया कि नीति निदेशक तत्व जो हैं कोई भी मूल अधिकार जो है वो नीति निदेशक तत्वों से निम्न नहीं हो सकता, मतलब कोई भी नीति निदेशक तत्व जो है मूल अधिकारों को ओवररूल नहीं कर सकते। दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाया जाना चाहिए कि दोनों में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, चेंज हुआ था इस अमेंडमेंट के थ्रू, वो था कि संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकारों में से हटा करके विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 301 के अंदर। यहाँ तक हम अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रोविजंस हैं इस संशोधन अधिनियम के, वो क्या कहते हैं? इस अधिनियम के थ्रू पार्लियामेंट को ये भी शक्ति दी गई कि वो अगर कोई ऐसा काम करती है जो मैलिशियस है, मतलब कि जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसके इस कृत्य को जो है जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि ऐसा कोई आदेश यदि पारित किया गया है तो वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद जो देखिए इसमें जो मेजर चेंज था, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जब पारित किया गया तो वो इमरजेंसी प्रोविज़न्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था उस टाइम, इमरजेंसी प्रोविज़न से। इस प्रभाव को दूर करने के लिए ही बेसिकली 44th अमेंडमेंट आया था। तो ये क्या कहता है? अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट इज़ दैट एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नीड्स हैंस फॉरवर्ड be issued by the president only after receiving the advice of the cabinet as a whole in writing। इस संशोधन अधिनियम के बाद ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यदि भारत में, हमारे देश में कहीं इमरजेंसी लगानी है, आपातकाल लगाना है, तो केवल राष्ट्रपति लगाएगा और राष्ट्रपति ये मनमर्जी से नहीं लगा सकता। इसके लिए मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी लिखित सहमति आवश्यक होती है। जब तक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित सहमति नहीं देगा कि आपातकाल लगा दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके अलावा अदर सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्लेमेशन विल हैव टू बी अडॉप्टेड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन अ मंथ। ऐसी जब मंत्रिपरिषद ऐसी कुछ लिखित प्रस्ताव जब राष्ट्रपति को देती है तो उस पर बाकायदा वोटिंग होगी और 2/3 मेजॉरिटी मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के कुल बहुमत के 2/3 मतों से यदि ऐसा प्रस्ताव पास होगा तभी इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं लागू होगी देश में, ठीक है। गॉट इट? ओके, कम टू द नेक्स्ट। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट फ्यूचर सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एस्टैब्लिशिंग एन ऑथोरिटेरियन regime
It contains provisions that are designed to make it impossible to impose the kind of emergency the country has experienced for 19 months. देखिए, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि अगर हमारे देश में लगातार कब इमरजेंसी लग रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो कितने समय तक के लिए इमरजेंसी लगा सकता है। तो जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है वो कहाँ पर 1 मंथ होगा, कहाँ पर 2 मंथ्स होगा और कहाँ पर उसे एक्सटेंशन दिया जा सकेगा 6 मंथ के लिए, फिर 1 साल के लिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। तो अभी इतना ही, क्योंकि हम इमरजेंसी वाला चैप्टर इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट वाज द 45th अमेंडमेंट। इट केम इनटू फोर्स 1980। इस संशोधन अधिनियम ने क्या परिवर्तन किए? द एक्ट एक्सटेंड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर 10 ईयर। देखिए, ये आपको बहुत याद रखना चाहिए, क्योंकि 45वें संविधान संशोधन ने ST और SC के लिए जो था पार्लियामेंट और संसद और राज्यों की विधानसभाओं के अंतर्गत जो उनकी सीट्स रिजर्व होती हैं उसे 10 साल के लिए बढ़ाया था। और मैंने आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जब मैं आपको इंट्रो पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि रीसेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। तो जो रीसेंट 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा भी SC ST कम्युनिटी के लिए 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन सीट्स जो हैं वो एक्सटेंड की गई हैं दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट इज द 46th अमेंडमेंट, ठीक है। 46th अमेंडमेंट से क्या हुआ, देखिए, गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। देखिए, पहली बार ये कहा गया 46वें संविधान संशोधन के द्वारा कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट है वो हिंदी में भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संविधान जब लिखा गया इट वाज इन इंग्लिश, बट ये रिक्वेस्ट की गई कि हमारे देश का संविधान है और हम ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंग्लिश नहीं जानती, तो इसका ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में भी होना चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट वाज 52nd अमेंडमेंट। अगेन इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। I had given you an assignment question of in this amendment only, anti-defection law. The act has made defection to another party, other election illegal. Any member defection to another party after elections will be disqualified from being member of parliament of state legislation. देखिए, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया और इसके थ्रू ये बताया गया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर संसद का कोई सदस्य इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेता है तो उसके विरुद्ध दल बदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उसे उस पार्टी की मेंबरशिप से और संसद की सदस्यता से दोनों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमें मिला 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड वाज इम्पोर्टेंट, दैट वाज 53rd अमेंडमेंट। 53rd अमेंडमेंट 1986 में आया और इसके थ्रू statehood on Mizoram and census ensures against unnecessary interference by the central government with the laws relating to spheres of social relationship and community conduct applicable to Mizoram. देखिए, यहाँ पर 1986 में जो 53वां संशोधन आया उसने मिज़ोरम को एक राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया और साथ ही ये भी कहा कि मिज़ोरम राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट की अननेसेसरी जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा,
ठीक है, तो ये हमारे आज तक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उसे मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हमारे बचे हुए हैं उन्हें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।